दोस्तों नमस्कार। 6 अप्रैल 1980 को अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ। आज बीजेपी अपनी 44वीं वर्षगांठ मना रही है। शब्दों के लबजबान लपेटे हुए पीएम मोदी ने अपने सभी कार्यकर्ताओं को आज संबोधित किया। इस संबोधन में उन्होंने अपनी उपलब्धियां गिनवाई, विपक्ष को निशाने पर लिया और भविष्य को लेकर अपनी अप्रोच बताई। आज भाजपा की 44वीं वर्षगांठ पर जान लेते हैं कि आज की भाजपा और वाजपेयी के समय की भाजपा में कितना अंतर आ चुका है। देश में ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए, न सांप्रदायिक आधार पर, न जातीय आधार पर, न राजनीति ऐसे दो खेमों में बंटनी चाहिए कि जिनमें संवाद न हो, जिनमें चर्चा न हो। कभी हम सत्ता के लोभ से गलत काम करने के लिए तैयार नहीं। बार बार इस चर्चा में एक स्वर सुनाई दिया है कि भाजपा तो अच्छा है मगर पार्टी ठीक है। लेकिन पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करता। भगवान राम ने कहा था, मैं मृत्यु से नहीं डरता, अगर डरता हूं तो बदनामी से डरता हूं, लोकापवाद से डरता हूं। कमर के नीचे वार नहीं होना चाहिए, नियत पर शक नहीं होना चाहिए। मैंने ये खेल नहीं किया है, मैं आगे भी नहीं करूंगा। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। एक पत्रकार से नेता बनने वाले वाजपेयी साहब ने गली नुक्कड़ मोहल्ले से बड़े बड़े शहरों तक अपनी कड़ी मेहनत के बल पर भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया। वाजपेयी की राजनीति और मोदी साहब की राजनीति में फर्क बिल्कुल जमीन आसमान का है। विरोधी दल का नेता होने के बावजूद भी अटल जी को सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी ने जेनेवा भेजा था और वे यूनाइटेड नेशन में हिंदी में भाषण देने वाले अकेले और सबसे पहले शख्स बने थे। सत्ता में आने के बाद भी विपक्षियों को उन्होंने अपना दुश्मन नहीं समझा था। पीएम की कुर्सी पर होने के बावजूद भी विपक्षी उनकी प्रशंसा करते थे। राजनीति में उनका सिद्धांत बड़ा ही स्पष्ट था। राजा के लिए, शासक के लिए प्रजा प्रजा में भेद नहीं हो सकता, न जन्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न संप्रदाय के आधार पर। हम भी वही कर रहे हैं साहब। गांधी के सोशलिज्म की विचारधारा को अपनाकर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व अटल बिहारी वाजपेयी ने संभाला था। कुर्सी के लिए उन्होंने कभी भी लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ समझौता नहीं किया। वो अपनी जुबान के पक्के थे और यही फर्क है आज की भाजपा और अटल बिहारी वाजपेयी की भाजपा में। वो कभी कहने से नहीं चूकते थे कि राजा के लिए प्रजा प्रजा में भेद नहीं होना चाहिए, राजा को राजधर्म का पालन करना चाहिए। पर आज की मोदी सरकार लोकतंत्र को अपने ही अंदाज से हाँकती चली जा रही है। विपक्ष और अपना हक मांगने वाले मोदी साहब के सबसे बड़े दुश्मन हैं। प्रजा प्रजा में भेद का जिक्र करें तो मोदी राज का पूरा साम्राज्य ही हिंदू मुस्लिम के ध्रुवीकरण पर टिका हुआ है। जिस सत्ता को अटल जी चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करते थे, उसको नरेंद्र मोदी ऑपरेशन लोटस चलाकर गिरा देते हैं। चुनी हुई सरकार को और विपक्षी दलों के नेताओं को तोड़ने में किसी भी हद तक जा सकते हैं। कितना ही पैसा लगे, पानी की तरह बहा सकते हैं। आज अगर हम अटल बिहारी वाजपेयी को एक विकास पुरुष की संज्ञा दे रहे हैं और उनको याद कर रहे हैं, तो इसी प्रकार से जब मोदी साहब का इतिहास में नाम लिखा जाएगा तो लोकतंत्र के ख़त्म करने वाले के रूप में उनका वर्णन किया जाएगा। सत्ता के नशे में आज की बीजेपी बेशक से अपने आप को प्रशंसा करने से नहीं थकती हो, पर इतिहास में महापुरुषों की लिस्ट में अपने आप को मोदी जी नहीं ढूंढ पाएंगे। 2014 से शुरुआत कर अब तक देखें तो लाखों उदाहरण पेश किए जा सकते हैं कि किस शासन प्रक्रिया से मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं। पर पीछे न जाते हुए आज बीजेपी स्थापना दिवस पर दिए गए मोदी साहब के भाषण की ही पड़ताल कर लेते हैं। उसी से सत्य और असत्य, धरातल और आसमान का पता चल जाएगा।
जब लक्ष्मण जी पर संकट आया तो हनुमान जी संजीवनी बूटी के लिए पूरा पर्वत ही उठा करके ले आए। भाजपा भी इसी प्रेरणा से परिणाम लाने में लोगों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करती रही है, करते रहना है, करते रहेंगे। आज हनुमान जयंती है, इसलिए मोदी साहब भाजपाइयों की तुलना हनुमान जी से कर रहे हैं। जिस तरह से हनुमान जी जड़ी बूटी लाने के बजाय पूरा पहाड़ ही उठा लाए थे, ठीक वैसे ही आजकल भाजपा के कार्यकर्ता जनता की समस्याओं को निवारण के लिए समाधान रूपी पहाड़ लेकर घूम रहे हैं। ये मोदी जी कह रहे हैं। भाजपाइयों के इसी पहाड़ के नीचे आकर आज भारत की जनता 1200 रुपये में गैस सिलेंडर खरीद रही है, वो भी दुनिया में सबसे महंगा, और 100 रुपये में पेट्रोल डीजल भरा रही है। रोजगार के नाम पर बेरोजगारों को पुलिस के लठ मिल रहे हैं। पढ़ा लिखा डिग्रीधारी नौजवान आज 10,000 रुपये महीना में किसी के कच्चे भी धोने के लिए तैयार है। हमें तो लगता है कि भाजपाइयों का जो जड़ी बूटियों का पहाड़ है, उसको अडानी रूपी राक्षस ने रास्ते में ही लूट लिया और जनता के लिए सिर्फ फोकट में गौरव करने योग्य सामग्री ही पहाड़ पर छोड़ दी। मोदी जी अमेरिका जा रहे हैं, 140 करोड़ जनता को इस पर गौरव करना चाहिए। मोदी जी नोटबंदी कर रहे हैं, 140 करोड़ जनता को इसके ऊपर गौरव करना चाहिए। मोदी जी जीएसटी लागू कर रहे हैं, रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन हो रहा है, 140 करोड़ जनता को इस पर गौरव करना चाहिए। मोदी जी सरकारी संस्थाओं को अडानी को बेच रहे हैं, 140 करोड़ जनता को इसके ऊपर गौरव करना चाहिए। देश की प्रति व्यक्ति आय दोगुनी होगी, अडानी की 2000 गुना होगी, बाकी जनता की घट गई, इस पर 140 करोड़ जनता को गौरव करना चाहिए। हिंदू खतरे में है, इसलिए हिंदुओं को बचाना है, हिंदू मुस्लिम दंगे कराना है, हेट स्पीच देना है, इसलिए 140 करोड़ देशवासियों को गौरव करना चाहिए। महंगाई से लोगों का पजामा फट गया, फिर भी 140 करोड़ जनता को गौरव करना है। क्या जनता के हिस्से सिर्फ गौरव करना ही भाजपाइयों ने छोड़ा है? हनुमान जी से तुलना करने से पहले हनुमान जी के कर्मों को देख लीजिए। मोदी जी थोड़ी तो लिहाज रखिए। कल को आप अपने आप को राम कह देंगे, अमित शाह को लक्ष्मण और सारे भाजपाइयों को वानर सेना कह देंगे। आपके हाँ में हाँ अगर जनता मिलाती रही तो मल्लिकार्जुन खड़गे को आप लंकापति रावण और ममता बनर्जी को शूर्पणखा कह देंगे। हनुमान जी ने छाती फाड़ कर दिखाई थी कि देखो मेरे अंदर भी श्री राम जी विराजमान है। जिस दिन जनता ने आपकी छाती फाड़ी और वहाँ बैठे अडानी साहब को देख लिया तो जनता आपकी रामायण बना देगी। जब हनुमान जी को राक्षसों का सामना करना पड़ा तो वो उतने ही कठोर भी हो गए थे। इसी तरह जब भ्रष्टाचार की बात आती है, परिवारवाद की बात आती है, कानून व्यवस्था की बात आती है, तो भाजपा उतनी ही संकल्पबद्ध हो जाती है मां भारती को इन बुराइयों से मुक्ति दिलाने के लिए। कठोर होना पड़े तो कठोर भी होती है। मोदी जी शायद विपक्ष को राक्षस कह रहे हैं। भ्रष्टाचार के लिए उनकी कठोरता देखने के कई साक्ष्य हैं। सुप्रीम कोर्ट चिल्लाता रह जाता है कि भाई राफेल खरीद की फाइल हमें दे दो, हमें भी तो देखने दो कि कितने रुपए में कौन कौन से पार्ट्स खरीदे गए हैं। सरकार ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर हम ऐसा नहीं कर सकते। असल प्राइस किस चीज़ का कितना हम नहीं बताएंगे। लिहाजा राफेल मामले में सुप्रीम कोर्ट भाजपा की कठोरता के आगे झुक जाता है, राफेल की फाइल बंद हो जाती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई बताइए आपने पेगासस खरीदा कि नहीं। सरकार ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, हम नहीं बताएंगे। यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट को भाजपा की कठोरता के आगे नरम पड़ना पड़ा। और जब चीफ जस्टिस साहब राज्यसभा पहुंचे तब जाके सब कुछ समझ में जनता के आया। जिस कांग्रेसी नेताओं की फाइल दिखाकर भाजपा कहती थी कि हमारे पास कांग्रेसियों के भ्रष्टाचार की एक एक जानकारी है, छोड़ेंगे नहीं, जब यही कांग्रेसी बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो भाजपा की हनुमान रूपी कठोरता वॉशिंग मशीन से गुजरने के बाद नरम हो जाती है। चुनाव में जिस पार्टी को भ्रष्टाचारी बताकर वोट मांगते हैं, बाद में उसी के साथ गठबंधन सरकार बना लेते हैं। देश और दुनिया में सबको पता चल चुका है कि अडानी ने इतिहास का सबसे बड़ा फ्रॉड किया है, पर एक जांच कमेटी बैठाने की इनकी हिम्मत नहीं है। यहाँ इनकी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कठोरता कहाँ चली जाती है। हनुमान जी की कठोरता से अपने नीच कर्मों का मिलान ना ही करें तो बेहतर होगा। मोदी जी भाजपा ने लोकतंत्र की कोख से जन्म लिया
भाजपा लोकतंत्र के अमृत से पोषित है और भाजपा देश के लोकतंत्र को, देश के संविधान को मजबूत करते हुए समर्पण भाव से दिन रात देश के लिए काम कर रही है। भाजपा लोकतंत्र की कोख से जन्म इसलिए ले पाई क्योंकि भाजपा के जन्म के समय लोकतंत्र जीवित था। भाजपा लोकतंत्र से पोषित इसलिए भी हो पाई क्योंकि उस समय लोकतंत्र बरकरार था। पर भाजपा देश के लोकतंत्र को, देश के संविधान को मजबूत करके आगे बढ़ रही है। इस पर आज इस देश की जनता सहमत नहीं है। जनता की आकांक्षाओं को नज़रअंदाज करके देश के सारे एयरपोर्ट, पीएसयू, नेचुरल रिसोर्सेज अपने चंद पूंजीपति मित्रों के हवाले करना संविधान के अनुकूल नहीं है। बार बार सुप्रीम कोर्ट आपको याद दिला रहा है कि सरकार की आलोचना देश की आलोचना नहीं है, तो मतलब आप संविधान के अनुसार नहीं चल रहे हैं। तमाम जांच एजेंसियों को भ्रष्टाचार अगर विपक्ष के नेताओं में ही नजर आता है तो माफ कीजिएगा, आप लोकतंत्र की गर्दन दबोच रहे हैं, उसको इन्हांस नहीं कर रहे। आपके फेंके हुए पैसे से इस देश के तमाम मीडिया चैनल आपके अनुसार ही दुम हिलाएं तो आप लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं, बचा नहीं रहे हैं। अगर एक स्वच्छ लोकतंत्र के वातावरण के चलते आपकी पार्टी का जन्म हुआ और आप पोषित हुए तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि वैसा ही स्वच्छ लोकतंत्र का वातावरण आपके राज्य में आप कायम रखें। विपक्ष के नेताओं के पीछे ईडी, सीबीआई लगाकर उनको जेल में डालना, भ्रष्ट नेताओं को डराकर अपनी पार्टी में लेना, चुनी हुई सरकार को खरीदकर अगर आप लोकतंत्र के रक्षक बने हुए हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। बिना भेदभाव, बिना तुष्टीकरण, बिना स्वार्थ, बिना वोट बैंक की राजनीति किए भाजपा आज सामाजिक न्याय का भी सच्चे अर्थ में धरती पर इरादों को साकार करने वाला, देश के दबे कुचले समाज के लिए आशा की किरण बना हुआ एक पर्याय बनकर के उभरा है। मोदी जी, दबे कुचले समाज से इस देश का मजदूर वर्ग आता है। 1 महीने पहले आपने ही राज्यसभा में बताया कि आपके पास दिहाड़ी मजदूरों के आंकड़े ही नहीं हैं। जब आपके पास आंकड़े ही नहीं हैं, आप सामाजिक न्याय कैसे देंगे? चोर को चोर कहने पर राहुल गांधी को 2 साल की जेल हो जाती है, लोकसभा सदस्यता चली जाती है, घर छिन जाता है, पर लुटेरा ललित मोदी आपके लिए ओबीसी बन जाता है, तो आप सामाजिक न्याय की बात कैसे कर सकते हैं? भाजपा के संबंधित नेता सांसद न होने के बावजूद भी दिल्ली में सरकारी बंगला लिए हुए हैं। ये बात भारत की जनता को क्या समझ में नहीं आती? कोविड में करोड़ों लोग ऑक्सीजन की कमी से मर गए। आपसे मुआवजा मांगा तो बोले कोई मरा ही नहीं है, आंकड़े ही नहीं है। गंगा में तैरती वो लाशें जिनको किनारे पर कुत्ते नोच रहे थे, वे आपके सामाजिक न्याय का पुख्ता पर्याय है। कांग्रेस और उसके जैसी पार्टियों का कल्चर महिलाओं की समस्याओं, उनकी रोजमर्रा की चुनौतियों की परवाह ही नहीं करता है, जबकि भाजपा का पॉलिटिकल महिलाओं के जीवन को आसान बनाने, उनके सपनों को साकार करने को, निर्णय प्रक्रिया में उनको भागीदारी देने को प्राथमिकता देता है। बिल्किस बानो के रेपिस्ट को आपने समय से पहले रिहा कर दिया था, वो भी 15 अगस्त जैसे पवित्र दिन पर। होम मिनिस्ट्री का अप्रूवल था उसमें। उन बलात्कारियों के स्वागत में जब माला डाली जा रही थी तो आपका पॉलिटिकल कल्चर महिलाओं के फेवर में था या अगेंस्ट में था? कानपुर देहात में आपके बुलडोजर ने एक गरीब ब्राह्मण की झोपड़ी गिराई, माँ बेटी जिंदा जल गई। महिलाओं के प्रति आपका न्याय कहाँ था? भाजपा नेता जब नोएडा में एक महिला को माँ बहन की गाली देकर थप्पड़ मारने भागता है, उसको धरती में गिरा देता है, तो आपका पॉलिटिकल कल्चर महिलाओं के लिए कहाँ था? भाजपा नेता जब एक गरीब की लड़की को अपने बलनो कार से घसीटते हुए ले जाता है, उसका अस्थि पिंजर उस लड़की का बाहर निकल आता है और डीजे जैसी लाउड स्पीकर जैसे तेज तेज गाने गाड़ी के अंदर नशे में धुत होता हुआ चल रहा होता है, ये नहीं देखता कि नीचे कौन है। तब आपके प्रवचन कहाँ थे?
ज़्यादा दूर ही क्यों जाएं, भाजपा का कई बार का चुना हुआ सांसद निशिकांत दुबे जब विपक्षी पार्टी की महिला सांसदों को वेश्या कहता है तो आप चुप क्यों थे? ब्रजभूषण शरण सिंह तो आपकी ही पार्टी का एमपी है ना, कितनी बार वो एमपी बन चुके हैं। महिला पहलवानों के यौन शोषण का आरोप लगा तो उस मुद्दे को रफा दफा क्यों किया गया? हर मोर्चे को सोचना चाहिए कि वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों का स्थायी समाधान कैसे हो। उदाहरण के लिए हम सभी पहले किसानों की समस्या उठाते थे, किसान मोर्चा उसमें बड़ी भूमिका निभाते थे। हमने किसान सम्मान निधि से लेकर एमएसपी तक कई बड़े फैसले लिए, किसानों की सेवा की। अब किसानों के एफपीओ बन रहे हैं, कोऑपरेटिव बन रहे हैं। इन्हें मजबूत करने का काम भी भाजपा कार्यकर्ता का ही है। मोदी जी, आपने किसानों की इतनी ज़्यादा सेवा की कि लगभग 1.5 साल तक वो वहाँ बैठे रहे बॉर्डर के ऊपर। 750 से ज़्यादा किसान अपनी शहादत दे चुके थे। आपसे कहा कि इनको मुआवजा दीजिए तो आपने कहा मेरे लिए मरे हैं क्या? और रही बात एमएसपी की, तो जब किसान आंदोलन खत्म हुआ था तो आपने कहा था कि कमेटी बनाएंगे एमएसपी के लिए। वहीं किसान इतने साल के बाद फिर से दिल्ली आने को मजबूर हो रहे हैं और अपनी पुरानी मांग को मांगने के लिए रोज़ आपको चेता रहे हैं कि एमएसपी दे दो, आपने वादा किया था, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे। तो आपके लिए सेवा कहाँ गई? आपकी पार्टी के ही नेता जो किसानों को मवाली कहते थे, आतंकवादी, खालिस्तानी कहते थे, नकली किसान कहते थे, क्या यह किसानों की सेवा थी? इनका यह भाषण सुनने के बाद फिर से हमें अटल बिहारी वाजपेयी का वो कथन याद आ गया कि कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। जो बोल रहे हैं आप वही आपको करना चाहिए, नहीं तो किसी न किसी दिन जनता आपको झुठला ही देगी। आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।